आप सभी को प्रणाम करता हूं, गौरवशाली मंच को प्रणाम करता हूं। काव्य पाठ के दौरान भी सम्मान जारी है। चिराग भैया, आज तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि अगले साल से इस कार्यक्रम को 2 दिन का करो, 1 दिन कवि सम्मेलन। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं एक कविता सीधे सीधे आप लोगों को सुना देता हूं। अगर हास्य व्यंग सुनना है तो हास्य व्यंग की एक कविता आप लोगों को सुना देता हूं। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई। बिना किसी चुटकुले के सुना रहा हूं चिराग भैया। एक बार एक लड़की वो निकल करके आता ना मंची है, लेकिन मैं बिना किसी प्रस्तुतिकरण, बिना किसी उन सारी चीजों के सुना रहा हूं। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई, साथ में अपनी कमाऊ मां और गृहिणी पिता को लाई। ठीक उल्टा आप सब जानते हैं। साथ में अपनी कमाऊ मां और गृहिणी पिता को लाई। मैं किचन में मेहमानों के लिए चाय गरमा रहा था और खिड़की से लड़की को देख देख शर्मा रहा था। और खिड़की से लड़की को देख देख शर्मा रहा था। लड़की वाले मेरा कद ऊपर से नीचे तक नाप रहे थे। ज्यादा ऊपर हो गया। ऊपर से नीचे तक नाप रहे थे। अब ठीक है भैया, ऊपर से नीचे तक नाप रहे थे। चाय की ट्रे ले जाते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। चाय की ट्रे ले जाते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। लड़की की मां चाय की चुस्की लेते हुए बोली, बेटा खाना बना लेते हो ना? पिताजी ने अपने मतलब का सवाल पूछा, झाड़ू पोछा तो लगा लेते हो ना? जवाब में हमारे पिताजी बोले, हमारा बेटा सर्वगुण संपन्न है, उसे सब कुछ आता है, बिल्कुल बेल जैसा एकदम सीधा साधा है। बिल्कुल बेल जैसा एकदम सीधा साधा है। लड़की वालों ने थोड़ा थोड़ा और हमने भरपेट नाश्ता किया। फिर मुझे लड़की के साथ अकेले में बात करने का मौका दिया। और आदरणीय, देखो हास्य की कविता का प्रभाव यह है कि 2 हास्य कवि एक साथ आए बिना किसी चुटकुले के। मैं आप सभी का सम्मान करता हूं। और दद्दू, मैं बहुत अच्छी कविता सुना रहा था। मैं आपको समर्पित तो नहीं करूंगा। मैं किसको करूं? मैं आज अनिल अग्रवंशी जी को समर्पित करता हूं, क्योंकि ये भी ऐसे ही करते हैं। मुझे लड़की के साथ अकेले में बात करने का मौका दिया। लड़की का जैसे जैसे सवाल मेरी तरफ आ रहा था, मैं शर्माते हुए शर्ट की कॉलर चबा रहा था। हम दोनों अपने भविष्य का ख्वाब बुन रहे थे और उधर घर वाले चुपके से हमारी बात सुन रहे थे। वो बोलती जा रही थी। मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। कुछ इस तरह हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। फिर बाहर ये सूचना ब्रेकिंग न्यूज की तरह ले आए, जिसे सुनते ही हम दोनों के घर वाले मुस्काए। झट मंगनी पट ब्याह की बात आई तो लड़की की मां ने थोड़ा रुको की आवाज लगाई। बोली, हमारी बेटी सरकारी अफसर है, लाख रुपया महीना कमाती है, ऊपर से ऊपर की कमाई भी आती है। अब आप लोग बताइए ये रिश्ता कैसे निभाएंगे? हमारी बेटी बहुत कीमती है, कितना दहेज दे पाएंगे? हमारी बेटी बहुत कीमती है, कितना दहेज दे पाएंगे? हमें तो चाहिए बड़ा सा बंगला, लग्जरी कार। मंजूर हो तो हाँ करूं, वरना सब बात बेकार। मेरे गरीब पिता बेबस और लाचार, कहां से दे पाते बंगला और कार? लड़की वालों के सामने हाथ जोड़कर बोले, लड़की वालों के सामने हाथ जोड़कर बोले, हम दहेज नहीं दे पाएंगे, हम दहेज नहीं दे पाएंगे। दहेज की इस आग में अपने बेटे को नहीं जलाएंगे। अपमान के इस घूंट से मेरा हृदय तक रो रहा था। मैं सर से लेकर पांव तक पसीने पसीने हो रहा था। तभी मेरा फोन बजा और मैंने साइलेंट कर दिया। मैं सर से लेकर पांव तक पसीने पसीने हो रहा था। तभी मेरी नींद टूटी तो खुद को बिस्तर पर पाया। इस भयानक सपने ने मुझे सारी रात जगाया। तभी मेरी नींद टूटी तो खुद को बिस्तर पर पाया। इस भयानक सपने ने मुझे सारी रात जगाया। आज मेरा मन दहेज के दानव का दिया हर दर्द मानता है। बेटी के बाप पर क्या बीतती है बस उसका दिल जानता है। बेटी के बाप पर क्या बीतती है बस उसका दिल जानता है। इस घटना के बाद यह बात मेरे जहन में कुछ यूं घुल गई। सही मायने में उस रात मेरी नींद नहीं टूटी, बल्कि मेरी आंखें खुल गई।
अंतिम 4 पंक्ति, क्योंकि सोचा था कवियों के बीच में हूं, आज कुछ और सुनाऊंगा, लेकिन केवल 4 पंक्ति सुना दे रहा हूं कि कई सुरों को सजाना है, ताल बाकी है। कमाल यह है कि अपना कमाल बाकी है। कई सुरों को सजाना है, ताल बाकी है। कमाल यह है कि अपना कमाल बाकी है। और तुम्हारे दिल के अंधेरे से एक कोने में हमें पता है हमारा ख्याल बाकी है। बहुत बहुत